सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा देना। ऐसा करने से आप मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकेंगे। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाय एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज। मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटीज क्या होती हैं। हमें एसेट्स क्यों बाय करने चाहिए और लाइबिलिटीज को क्यों बाय नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और ये एपिसोड नंबर 10 है। एपिसोड 10 किस चीज़ का? यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुका, फाइनेंशियल फ्रीडम की एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको 9 एपिसोड दे चुका। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सभी का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इन सभी एपिसोड को देख सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। तो आज हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं बाई एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज। आपको एसेट्स क्यों बाई करने हैं, लाइबिलिटीज क्यों बाई नहीं करनी। तो उससे पहले हम जानते हैं कि एसेट्स क्या है, तभी तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ पाएंगे और ये हमारे लिए कौन सा कितना जरूरी है उस चीज को समझ पाएंगे। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा रेंटल प्रॉपर्टीज, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, पीपीएफ, इसी तरह के और इन्वेस्टमेंट, चाहे वो गोल्ड हो सकता है या फिर सिल्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि जहाँ पे आपका पैसा इंक्रीज होता है न कि डिक्रीज होता है, उसे आप एक तरीके से एसेट्स कह सकते हैं। आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं, कितने? 7% से ज़्यादा। यानी कि आपको वहाँ पे लगवाना है जहाँ से आपको 7% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहे हैं, तो आप उसे एक तरीके से एसेट्स कह सकते हैं। सीधे शब्दों में समझे तो आप एसेट्स उसे कहते हैं जहाँ पे आप अपना पैसा लगाते हैं और वो इंक्रीज होता है, आपको उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, रिटर्न में कुछ ना कुछ इनकम मिलती है, उसे आप एसेट्स कह सकते हैं। जो रिच लोग होते हैं वो हमेशा एसेट्स बाई करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे का फ्लो मिलता रहता है, जिसके कारण वो रिच हो जाते हैं। तो ये चीज़ समझ गए आप। सीधे शब्दों में समझे तो एसेट्स वो चीज़ होती है जो आपकी इनकम को भी बढ़ाती है, साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता रहता है। यानी कि एक तरीके से आपका पैसा आपके लिए काम करता है, जहाँ पे आपने इन्वेस्ट कर दिया या जिस भी चीज़ में लगा दिया, क्योंकि रेंटल इनकम से आपकी पर मंथ या पर ईयर इनकम आती रहेगी, फिक्स डिपॉजिट से आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता रहेगा, म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न मिलता रहेगा, स्टॉक और पीपीएफ में भी रिटर्न मिलता रहेगा। यानी कि आपका पैसा भी बना रहेगा, साथ में कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता रहेगा। ये चीज़ आप समझ गए। अब हम यहाँ पे चलते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती है। लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होती है जहाँ पे आपने एक बार पैसा लगा दिया तो लगाते ही उसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगती है, यानी कि आपका पैसा कम होने लगता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लाइबिलिटीज। जैसे कि आपने कार, बाइक या कोई भी व्हीकल परचेज की। फॉर एग्जांपल, आपने 10 लाख रुपए की कार परचेज की, ठीक है, तो तुरंत ही शोरूम से निकलते ही इसका प्राइस घट जाएगा और फिर इसमें आपको और भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसकी सर्विस पे, इसके मेंटेनेंस पे या और एसेसरीज पे तरह तरह की, और आपको पर मंथ इसमें सर्विस करानी पड़ेगी और समय के साथ इसकी वैल्यू भी डिक्रीज होती रहेगी। ठीक ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स, वो आपके मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं या फिर टीवी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, क्लोथ्स या वॉचेज या शूज़, यानी कि कोई भी चीज़, ये इस तरह की चीज़ें होती है। अगर आपने इनमें एक बार पैसा लगा दिया तो ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है आपका पैसा, यानी कि आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो आप इसे क्या कह सकते हो? लाइबिलिटीज, यानी कि आपका पैसा डिक्रीज हो गया। तो ये चीज डिफरेंस समझ गया आपकी। एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है। एसेट्स में जब हम पैसा लगाते हैं तो इंक्रीज होता है, लाइबिलिटीज में जब हम पैसा लगाते हैं तो वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है उसी दिन से। क्यों हो जाता है, मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया। तो यहाँ से आप सीधे सीधे समझ रहे हो कि हमें एसेट्स बाय करने हैं, क्योंकि जो पुअर लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो हमेशा लाइबिलिटीज प्रीफर करते हैं अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, अपने आप को रिच दिखाने के लिए, और इसी कारण उनके पास सेविंग्स नहीं होती या फिर वो अपने पैसे को बढ़ा नहीं पाते। चीज़ें समझ गए आप क्यों होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कार ही परचेज नहीं करनी या फिर मोबाइल फ़ोन परचेज नहीं करनी, उसका मैं आपको बताऊंगा। आपको पहले अपना पैसा एसेट्स में लगाना है। एसेट्स से आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, इस प्रॉफिट से आप लाइबिलिटीज
परचेज कर सकते हैं। यानी कि आपके पास जो मनी है उससे सीधा आपको लाइबिलिटीज परचेज नहीं करनी, क्योंकि आपका पैसा सीधे सीधे डिक्रीज हो जाएगा। इस मनी से पहले अपना इन्वेस्टमेंट करो, एसेट्स परचेज करो, जिससे इस मनी की वैल्यू बढ़ेगी। और जो वैल्यू बढ़ी है इतनी, इससे आप कोई भी लाइबिलिटीज परचेज कर सकते हो। इससे आपका पैसा भी बना रहेगा, वो प्रॉफिट में भी जाता रहेगा और आपके पास लाइबिलिटीज भी आ जाएगी। ये चीज आप समझ गए कि आपको क्या करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वॉरेन बफेट का क्या कहना है? वो कहते हैं यदि आप उन चीजों को खरीदते हो जिनकी आपको जरूरत नहीं है, इस चीज को समझो, जरूरत नहीं है, तो जल्दी आपको उन चीजों को भी बेचना पड़ेगा जिनकी आपको जरूरत है। तो इस चीज को बार बार समझो, देखो, पढ़ो और इसे गहराई से समझो। यानी कि आपको लाइबिलिटीज परचेज नहीं करनी। अगर लाइबिलिटीज में पहले पैसा खर्च करोगे तो आपको समय पे अपने एसेट्स भी बेचने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड आपके पास हो या सिल्वर हो या फिर सेविंग्स हो या फिर कार हो, यानी कि कुछ भी बेचना पड़ सकता है अगर आप वो चीजें खरीदोगे जिनकी जरूरत नहीं है। इसे आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब रैट रेस से बाहर निकले। ये रैट रेस है क्या? क्या होता है कि आपके पड़ोसी नई कार ले आए तो हम भी नई कार लाएंगे, क्योंकि हम उन्हें दिखाएंगे कि हम रिच है या हमारे पास भी पैसा है। रिश्तेदार कहीं घूमने गए, ट्रैवलिंग में, फैमिली टूर पे, तो हम भी उन्हें दिखाएंगे कि हम भी जाएंगे। ये है। पड़ोसी हर रोज बाहर लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं या फिर तरह तरह की चीजें खा रहे हैं, तो उन्हें दिखाने के लिए कि हमारे पास भी पैसा है, हम भी वो करेंगे। या फिर पड़ोसी हर रोज शॉपिंग करने ले जा रहे हैं, फिर रिश्तेदार शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो हम भी शॉपिंग करने जाएंगे, जबकि हमें जरूरत नहीं है किसी भी चीज को खरीदने की, पर हम उन्हें दिखाने के लिए हाँ कि हम भी बाहर जाते हैं या फिर हमारे पास भी पैसा है, तो हम उन्हें शॉपिंग करके दिखाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये ही रैट रेस होती है कि आप जो दूसरे कर रहे हैं आप भी सेम टू सेम वो ही करते जा रहे हैं। यानी कि आपको किसी के भी चक्कर में आके लाइबिलिटीज परचेज नहीं करनी, आपको एसेट्स इकट्ठे करनी है। और जब आपके एसेट्स रिटर्न दे, उनसे आप लाइबिलिटीज परचेज कर सकते हैं। तो ये चीज समझ गए कि आपको क्या नहीं करना है। किसी को भी ये नहीं दिखाना है कि आप क्या है क्या नहीं है, इससे बाहर निकलो। ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। देखो, जरूरी नहीं होता कि ये देखो रेंटल प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एसेट्स है। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमारा कोई एसेट्स लाइबिलिटी नहीं हो सकता। हमारे एसेट्स भी आपको जो चुनने हैं वो सोच समझ के चुनने हैं, क्योंकि वो कभी भी लाइबिलिटीज में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी ली, ठीक है, प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ते रहेंगे, इससे आपको रेंटल इनकम भी आती रहेगी, यानी कि आपका बेनिफिट है। आपने कार परचेज, तो ये क्या होगा, ये हमारा एसेट्स होगा। आपने कार परचेज की, ठीक है, अब कार आपने परचेज कर ली, इसमें आपने एक अमाउंट लगाई, तो उसी दिन से इसके प्राइस घटने शुरू हो गए। इसके साथ और चीजें क्या आ गई, इसकी सर्विस आ गई, मेंटेनेंस आ गया, या और एसेसरी जो भी है वो चीजें आ गई। तो आप अच्छे तरीके से डिफरेंस समझ गए कि एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है। ये लाइबिलिटीज में आ जाएगी, कार लाइबिलिटीज में आ जाएगी। तो ये चीज आप समझ गए। अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतर चीज समझाता हूँ कि कभी कभी हमारे एसेट्स लाइबिलिटीज बन जाते हैं। इस चीज को अच्छे तरीके से समझो। मैं अभी आपको बता रहा था जो, उसे हम यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक हाउस परचेज कर लिया, ठीक है, और इसे आपने EMI पे परचेज किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और आपने इसे रेंट पे दे दिया, ठीक है। जो रेंटल इनकम है अगर वो कम है किससे, EMI से, और इस घर को मेंटेनेंस करने में आपका जो खर्चा आ रहा है अगर उससे कम है, तो ये आपका एसेट्स नहीं है, ठीक है, ये लाइबिलिटीज चली जाती है। यानी कि आपकी रेंटल प्रॉपर्टी आपकी EMI प्लस उसमें हर साल आप जो खर्चा कर रहे हो उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में, वो रेंटल इनकम से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो एसेट्स होगा, नहीं तो वो क्या बन जाएगा, लाइबिलिटीज। ये चीज आप समझ गए। यानी कि हो सकता है अगर आपने प्लॉट परचेज कर दिया, जरूरी ये नहीं है कि वो एसेट्स हो, उससे आपको क्या रिटर्न मिल रहा है ये उस पर डिपेंड करता है कि वो आपके पैसे को तो नहीं घटा रहा। हो सकता है प्लॉट के दाम गिर गए, या फिर उस प्लॉट को कोई परचेज नहीं करने आ रहा, या फिर उस एरिया में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही,
तो आपका पैसा यहाँ पे लॉक हो गया, ना तो कोई इसे खरीद रहा प्लॉट को और ना ही आसपास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा अच्छे तरीके से। ठीक है, ऐसे ही हाउस या आपने कोई दुकान खरीदी, उसका किराया ही आपको इतना नहीं मिल रहा या उस दुकान को कोई खरीद नहीं रहा, तो कुछ भी हो सकता है। आपने स्टॉक्स खरीदे, वो नीचे गिर गए, वो आपको अच्छी रिटर्न ही नहीं दे रहे। तो ये चीज़ आप समझ गए कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप एसेट्स परचेज कर रहे हो तो वो एसेट्स ही हो, वो आपके वो एसेट्स कभी कभी लाइबिलिटीज भी बन जाते हैं। तो इसलिए सोच समझ के चुनाव करना है। अगर आप प्लॉट परचेज करने चाह रहे हैं तो पहले अपनी रिसर्च करें कौन सा अच्छा एरिया है, वहाँ पे प्रॉपर्टी के दाम किस तरीके से बढ़ रहे हैं, पिछले सालों में क्या थे, आने वाले सालों में क्या है, अब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ क्या है। हाउस आप परचेज करें, शॉप परचेज करें, यानी कि प्रॉपर रिसर्च करके तभी कोई एसेट्स परचेज करो। अगर आप आंख बंद करके एसेट्स परचेज करोगे और ये सोचोगे कि हमारे दाम बढ़ रहे हैं, तो आपका एसेट्स लाइबिलिटीज में बदल जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब हमें क्या करना है, बाई एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज। हमें अपना पूरा फोकस एसेट्स को बाई करने में करना है, ना कि लाइबिलिटीज में। ये डिफरेंस भी समझ गए आप, एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है। इसे अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में भी अप्लाई करो। जो हमारा एपिसोड 11 होने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी कि आप जो अपनी इनकम करते हो, जो भी आप कमाते हो, उसका एक हिस्सा आपको अपने आप को पे करना चाहिए। क्यों पे करना चाहिए और इससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है आपकी सेविंग में या फिर आपकी ग्रोथ में, पैसे की ग्रोथ में या किसी भी रूप में, तो वो सारी चीज़ें हम इस एपिसोड नंबर 11 में डिस्कस करेंगे। पे योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट एपिसोड का वेट कर सकते हैं। जो आज का हमारा लाइक टारगेट है वो है 500। आपको 500 लाइक करने हैं। किसी भी तरह की आपके कोई भी सवाल है या वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।